हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं। आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे, आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है। एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है तो हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। किसी शहर में बिपिन नाम का एक खरगोश बच्चा रहता था और उसकी बहन अवनी गीदड़ भी रहती थी। एक दिन दोनों बाहर से भागते हुए घर में घुस गए और चिल्लाने लगे, मम्मी बचाओ, भैया मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ मम्मी, ये मेरे बालों को खींच रहे हैं और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे तू आज कहाँ कहाँ भागेगी, तुझे मम्मी और पापा में से आज कोई भी नहीं बचाने वाला, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला है आज। तभी अंदर से उनकी मम्मी पुष्पा लोमड़ी आती
होती है। अरे तुम दोनों कभी भी बिना लड़े झगड़े नहीं रह सकते क्या? जब देखो बस लड़ते ही रहते हो। जो भी मेहमान आता है उसे भी तुम परेशान करके रख देते हो। मम्मी हम दोनों तो बस खेल ही रहे थे। नहीं मम्मी, ये खेल नहीं रहे थे, ये तो मुझे मार रहे थे, मेरे बालों को नोच रहे थे। देखो ना मेरे बालों की हालत कैसी कर दी है। तुम दोनों चुपचाप से जाकर टीवी देख लो और मुझे अभी परेशान मत करो। मुझे अभी बहुत काम करना है, इसलिए मुझे काम करने दो, समझे ना? अब लड़ाई मत करना वरना दोनों को एक एक चपाट मार दूंगी। हाँ मम्मी, हम दोनों टीवी देख लेंगे, आप जाओ और अपना काम कर लो। दोनों जाकर टीवी देखने लगते हैं। तभी दोनों रिमोट लेने के लिए लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से रिमोट छीनना शुरू कर देते हैं। लो रिमोट मुझे दो, मैं स्पाइडरमैन की मूवी देखूंगा। नहीं, मुझे तो कार्टून देखना है, मैं तुम्हें रिमोट नहीं दूंगी। मुझे वो मूवी नहीं देखनी, वो सड़ी हुई सी मूवी मुझे नहीं अच्छी लगती। इतना शोर मचाने की वजह से मम्मी बाहर आती है और बच्चों को डांटना शुरू कर देती है कि तभी वहाँ से उनके पापा ऋतिक सियार आते हैं और उसके साथ एक लड़की भी आती है। बच्चों चलो मेरे सवाल का जवाब दो, ये लड़की कौन है? दोनों बच्चे अपना दिमाग लगाकर सोचने लग जाते हैं, मगर फिर भी वे उन्हें याद नहीं आता है कि आखिर वह लड़की कौन है। वे दोनों हार मान जाते हैं। बेटी दीपा, तुम बहुत थक गई होंगी, और मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। साथ में चल देती है। तभी बच्चे अपने पापा से कहते हैं, पापा हमें अभी भी याद नहीं आया कि ये कौन है, आप ही बता दो ना कि ये कौन है। अरे बच्चों, ये तुम्हारी चाची की लड़की है और इनके पेपर हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आई हैं। पेपर देने के बाद यहाँ से चली जाएंगी। तुम बच्चों ने जरा भी परेशान मत करना, समझ में आई ना बात? पीछे से मम्मी भी आती है। हाँ, पापा सही कह रहे हैं, दीदी को कोई परेशान नहीं करेगा और ना ही तुम दोनों में से कोई उनके कमरे में जाएगा। पर मम्मी, मैंने बोला ना परवर नहीं। चलो अब जाओ अपने अपने रूम में। दोनों बच्चे रात को चुपके से दीपा दीदी के कमरे में चले जाते हैं, लेकिन तभी उनकी मम्मी आ जाती है और दोनों को डांटकर भगा देती है। और अब विपिन और अवनी दोनों ही सोचने लगते हैं कि आखिर वह अपनी नई दीदी से कैसे बात करें। उनकी मम्मी तो उनसे मिलने भी नहीं दे रही है। अरे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी दीदी, शांत रहो, किसी से बताना मत कि मैं तुम्हारे रूम में आई हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए। हम किसी को भी नहीं बताएंगे। मगर दीदी आपकी पढ़ाई का क्या? आपका तो पेपर है ना? मैंने पढ़ाई कर ली है और मैंने सब याद भी कर लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। तो बताओ, तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे? हाँ दीदी, क्यों नहीं। और फिर वे तीनों खेलने लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। दोनों बच्चे अपनी नई दीदी के साथ खेलते हुए बहुत खुश थे। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली की खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे,
सेठानी जी। हाँ तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी आप कब आ गई यहाँ? खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं, आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। महाबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कवि समोसे बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और काफी पैसा बचाकर छोटे घोंसले से एक बड़ा घोंसला खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी मुझे 2 समोसे दो और हिसाब खाते में लिख लो। कैसा हिसाब? आज से उधार बंद। और हाँ, अब से समोसे 20 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगे बल्कि 40 रुपए प्लेट मिलेंगे, समझे कि नहीं? अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपको रेगुलर ग्राहक हूँ, आपको हर 15 दिन में पैसे दे देता हूँ। हाँ, मेरी ही गलती थी जो मैं तुम जैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में समोसे बेचा करती थी। अब दीदी दीदी करना बंद करो और पैसे रखो। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से
से पहले पैसे रखवाती, बाद में समोसे देती थी। जंगल के पक्षियों के पास और कोई समोसे की दुकान नहीं थी जिसका सुंदरी फायदा उठा रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना समोसे का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उसे झगड़ा करने के लिए चली जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने समोसे क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुंदरी दीदी, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो एक गरीब चिड़िया हूँ। तुम्हारे अनुभव के सामने मेरी क्या औकात? वैसे भी मेरे ठेले के कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारी ज्यादा बड़ी दुकान है, मेरा छोटा सा ठेला है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगी, क्योंकि वो समोसों को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली। इसकी दुकान से ग्राहक खींचने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने समोसे बड़े कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बड़े समोसे बनाऊंगी तो मुझे ज्यादा तेल लगेगा और मुझे फायदा भी नहीं होगा। ऐसा करती हूँ कि समोसे में मिलावटी इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बड़ा कर देती हूँ। ऐसे सुंदरी मन में सोचती है। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में समोसों में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो समोसे ले लो, जंबो समोसे, इतने बड़े समोसे कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे अपनी दुकान में बैठ के चिल्लाती रहती है। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और समोसों का साइज देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनटों में सुंदरी की जंबो समोसे बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। लेकिन तभी वहाँ समोसे खाने वाले उल्टियाँ करने लगे। सुंदरी घबरा जाती है। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। सुंदरी, तुमने इन समोसों में क्या मिलाया है जिससे सबकी तबीयत खराब हो गई? इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो समोसों का, लेकिन समोसे के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद समोसे खिलाती है। तुम्हारी समोसों का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर हमारी हालत ऐसी हो गई है जैसे कई महीनों से हम बीमार हैं। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट समोसे बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसको बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की समोसे की दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? आज रात मैं
पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। कोंडागांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल, ईमानदार था, लेकिन वो जो भी काम करता था लोग उसका फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाते थे। बबलू एक बार किराना दुकान खोला तो गांव के लोग उसे उधार में चीजें खरीद लेते हैं और फिर उसको कभी भी पैसा वापस नहीं करते हैं। इस वजह से उसे दुकान बंद करनी पड़ गई। फिर बबलू ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन गाँव वाले उसे लिफ्ट मांगते थे और मुफ्त में ही जगह जगह ट्रैवल कर लेते थे। अपने सीधेपन के कारण वो किसी से पैसे भी नहीं मांगता था। लोग उसकी बस में बारात लेकर भी जाने लगे। इस तरह से उसका ट्रैवल का काम भी ठप पड़ गया। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था। तब पीलू उसके पास आके बोली, क्या हुआ जी, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो पीलू, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा आज तक नुकसान ही होता आया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। आपको इसलिए नुकसान होता है क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, कोई और दुकानदार ऐसा नहीं करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं अब एक आखिर बार एक काम शुरू करने की सोच रहा हूँ, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे, यही कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ क्या मिलता है। मैंने पाया कि हमारे गांव में फलों की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से फल खरीद कर लाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलों की एक दुकान लगा दूँ। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप किसी को उधार नहीं दोगे। नहीं, अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी फलों की दुकान खोल लेता है, लेकिन बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए फल ले जाते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठ जाती है कि लोग बिना पैसे दिए फल ना ले जा पाए। एक दिन हरिया काका उनके यहाँ आता है। पीलू, तुम्हारी दुकान में
ड्रैगन फ्रूट है क्या? हरिया काका, ये लीजिए ड्रैगन फ्रूट। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन महंगा है। स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होता है। और रही बात कीमत की, तो सेहत से बढ़कर क्या कीमत है। अभी मौसम बदलने वाला है और ये इन्फेक्शन से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। हरिया के जाने के बाद सुनिए जी, हरिया काका क्या कह के गए हैं कि इन्फेक्शन होने का डर है मौसम बदलने से। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ड्रैगन फ्रूट से लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब हम और ड्रैगन फ्रूट बेच सकेंगे। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना फ्रूट सलाद बनाकर बेचे। कुछ ही दिनों में लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और हरिया काका सबको ड्रैगन फ्रूट खाने की सलाह देता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सुनिए, मैं आप लोगों को अब से मुफ्त में या उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसे देकर फ्रूट सलाद लो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए वो बढ़ चढ़कर पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत भी सुधारने लगती है और लोग अब सबक ले लिए कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं आती। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो गए और बबलू ने सुपर स्टोर शुरू किया। अब से गांव वाले उससे पैसे देकर ही सामान लेते थे। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव के एक जंगल में पीलू और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था टिल्लू। दोनों पति पत्नी हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करते थे। उन दोनों के झगड़े में टिल्लू बहुत परेशान होता था। एक दिन बबलू अपने बेटे को बर्गर लाके देता है, तभी वहाँ पीलू आ जाती है। सुनो जी, ये क्या बेकार की चीज खिला रहे हो मेरे बेटे को। मैं तो इसके लिए ताजी सब्जियों वाला नूडल्स बना रही हूँ, लेकिन आप जानबूझकर इसे ये बर्गर दे रहे हो जिससे ये मेरा हाथों का नूडल्स नहीं खा सके। टिल्लू, तू ये फालतू का बर्गर कचरे में फेंक दे। मैं ये बर्गर अपने बेटे के लिए सबसे महंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लाया हूँ और तुम होती कौन हो मेरे बेटे को भड़काने वाली। बेटा, तुम्हारी माँ की मैगी को तुम गड्ढे में फेंक दो। ये सुनकर पीलू बहुत गुस्सा हो जाती है और एक बार फिर से दोनों पति पत्नी झगड़ा करने लगते हैं। मम्मी पापा, मैं बर्गर और नूडल्स दोनों खा लूँगा। आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए। इसके बाद टिल्लू बर्गर में नूडल्स डालकर खाने लगता है। एक दिन बंटी पीलू के लिए हलवा लेकर आता है। पीलू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा लाया हूँ। वाह जी, मैं भी आपके लिए आपकी फेवरेट चाय बना रही हूँ। अरे वाह मम्मी पापा, आप दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। आज टीवी में न्यूज़ आई थी कि लोगों को कंपनी से निकाल रहे हैं। क्या आपको भी नौकरी से निकाल दिए हैं क्या? हाँ, मुझे निकाल दिए हैं। अब घर का खर्च तुम थोड़े दिनों के लिए चलाना पीलू। अरे, लेकिन EMI कैसे भरेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी पापा, मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों मुझे नूडल्स और बर्गर खिलाने के लिए झगड़ा करते थे ना, और मैं दोनों को मिलाकर खा जाता था। नूडल बर्गर खाना मुझे बहुत पसंद है और सभी को नूडल और बर्गर पसंद आते हैं ना। क्यों ना आप मिलकर इसी को बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सभी बच्चों को नूडल और बर्गर बहुत पसंद होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन पूरे जंगल में कहीं नहीं है। हमारी दुकान खूब चल निकलेगी। और जल्द ही दोनों पति पत्नी नूडल बर्गर की दुकान शुरू कर देते हैं। पीलू वेज नूडल्स, एग नूडल्स और चिकन नूडल्स बनाया करती थी और बंटी बर्गर बनाया करता था और वो कस्टमर्स को सर्व करने लगे। इस तरह से दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चल निकली। पीलू और बंटी का झगड़ा अब बंद हो चुका था। दोनों में प्यार बढ़ने लगा था और वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे थे। बेटा टिल्लू, ये तुम्हारी ही आइडिया का कमाल है जो नूडल बर्गर लोगों को पसंद आ रहे हैं। हम खुद नौकरी करते थे, लेकिन अब हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं।
मेरे लिए तो आप दोनों का प्यार से साथ रहना ही सबसे अच्छी बात है। मम्मी पापा आप हमेशा से ऐसे ही रहना। फिर पीलू और बबलू कभी भी झगड़ा नहीं किए और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। अमीरपुर गांव में पीलू एक पानी पूरी का ठेला चलाती थी। पीलू पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। उसकी खासियत ये थी कि फायर पानी पूरी बेचती थी, जिसको खाने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बेटी पिंकी शहर में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो गांव वापस आती है। मम्मी आप ये पानी पूरी का ठेला बंद क्यों नहीं कर देती हो? बेटी इसी से तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा निकला है और ये घर भी इसी से चलता है। आगे तुम्हें भी ये काम संभालना है। मैं ये फालतू का काम नहीं करूँगी मम्मी। तुम शहर में जाकर बिगड़ गई हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन पिंकी पीलू की कोई बात नहीं मानती है और एक दिन वो एक कपड़े की दुकान खोल लेती है। तो हरी तोती उससे पूछती है, ये कपड़े कितने के दिए पिंकी? जी आंटी ये 1000 का है। 1000 का? दिखने में तो 200 रुपए का लग रहा है। इतना महंगा क्यों है ये? वो आंटी मैं फैशन डिजाइनिंग करके आई हूँ ना, ये डिजाइनर कपड़े हैं। अरे हमें क्या करना, तू फैशन डिजाइन करी है कि नहीं? हमें तो सस्ते अच्छे कपड़े चाहिए। इस तरह से पिंकी को कपड़े के काम में नुकसान होता है और उस धंधे को वो बंद करना पड़ता है। इसके बाद पिंकी ब्यूटी पार्लर खोलती है और उसको उस काम में भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि गांव की उधार में मेकअप करवाकर चली जाती थी और पैसे नहीं देती थी। इस पर वो रोने लगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे जमा किए हुए पैसों से 2 दुकानें खोली, लेकिन एक भी नहीं चली और पैसे भी डूब गए। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। देख बेटी, औरतों को पानी पूरी बहुत पसंद आती है और उसमें उधार भी नहीं होता है। मैं फायर पानी पूरी बनाती हूँ जो पूरे जंगल में कोई नहीं बनाता है। मैं तुझे वो सिखा देती हूँ। इस तरह से पीलू अपनी बेटी पिंकी को फायर पानी पूरी बनाना सिखा देती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पिंकी उसे बनाने लगती है। फिर पिंकी पीलू के पानी पूरी के ठेले में उसकी मदद करती थी। सारे पक्षी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। इसको देखकर पिंकी कहती है, माँ तुम ठीक कहती थी, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। तुमको यहाँ इतनी इज्जत मिलती है और मुझे कपड़े की और पार्लर की दुकान में नहीं मिलती थी। माँ मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब से मैं भी लोगों को फायर पानी पूरी खिलाऊंगी। इसके बाद से पिंकी अपना सबक सीख जाती है और मेहनत से पीलू का साथ देती है। फिर दोनों माँ बेटी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।